Hello students, welcome to today's session. Today we are going to discuss the topic evolution of computer devices for class 11 informatic practices. जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वेरियस कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 का ही सेकंड टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर डिवाइसेज। ये यूनिट नंबर 1 के अंडर में आता है, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कंप्यूटर एक कैलकुलेटर से कंप्यूटर बन गया और अब छोटे छोटे स्मार्टफोन्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी डिटेल थ्योरेटिकल चैप्टर है, डायग्राम्स वगैरह इसमें हैं, तो अपन इसको डिटेल में देखेंगे 1 बाय 1। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ओके, तो आप लोगों को सबसे पहले दिख रहा होगा यहाँ पे इवोल्यूशन का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ का एक स्टेज से दूसरी स्टेज में डेवलपमेंट होना। जैसे ह्यूमन बीइंग का जैसे डेवलपमेंट देखो, ह्यूमन बीइंग पहले जैसे मंकी की तरह दिखता था, ठीक है, उसके बाद में उसने उसका डेवलपमेंट होता 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 आज जो शेप है उस शेप में वो दिखने लग गया, ठीक है, इस तरीके की शेप से वो इस शेप में चला गया। तो ये उसका इवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा सोशल साइंसेज में कि कैसे ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ, कैसे जैसे ह्यूमन बीइंग फायर का यूज करने लगा, फिर जैसे पहिए का विकास हुआ, तो ऐसे धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ है, माइंड का डेवलपमेंट हुआ। वैसे ही कंप्यूटर भी धीरे धीरे इवोल्व हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज का जो कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन आपको दिख रहा है ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा बनाया गया था। इसको इवोल्व होने में भी बहुत सारा टाइम लगा है, सेंचुरीज लग गई हैं। तो अपन उनको देखेंगे डिटेल में कि क्या क्या हुआ करता था। तो सबसे पहले जैसे अपना कैलकुलेटर से लेके कंप्यूटर तक की जर्नी अपन देखेंगे कि कैलकुलेटर से कंप्यूटर कैसे बना, ठीक है। तो अपन जैसे जैसे सिंपल कैलकुलेटर सबसे पहले बना और उसके बाद में मॉडर्न डे का पावरफुल डेटा प्रोसेसर जिसको बोल सकते हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैव इवॉल्व्ड इन शॉर्ट स्पेन टाइम। इसके अंदर ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगा, थोड़े से टाइम के अंदर ही अपना कैलकुलेटर से अपनी कंप्यूटर तक की जर्नी, ज़्यादा बड़ी जर्नी नहीं है, बहुत ही रैपिडली 19वीं सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट बहुत रैपिडली हुआ है। अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखो इसको बेस में आपको डेवलप कर देता हूँ, इन पिक्चर्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि अपन इस पूरे टॉपिक में क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे अपन काउंटिंग कैसे किया करते थे, कैलकुलेशन के लिए अपन क्या यूज किया करते थे पुराने ज़माने में, अपन हाथ का यूज किया करते थे कैलकुलेशन के लिए, फिंगर्स पे। आज भी अपन कई लोग फिंगर्स का यूज करना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो उससे पहले जो कैलकुलेशन ह्यूमन बीइंग किया करता था वो अपने हैंड का यूज करते हुए किया करता था। उसके बाद में फिर आपका अबेकस आया था। अबेकस ऐसे दिखता था जिसके अंदर अपन ऐसे छोटे छोटे डिब्बी सी होती थी, उसमें छेद होते थे, उसके अंदर अपन ऐसे बॉल्स ही रखते थे। इन बॉल्स का यूज किया जाता था काउंटिंग करने के लिए, काउंटिंग मशीन थी एक। तो ये 6th सेंचुरी और 500 BC के अराउंड ये आप लोगों का डेवलप हुआ था अबेकस। इसी को आप सबसे पहला कंप्यूटर या कैलकुलेटर बोल सकते हो। फिर आप लोगों का जो डिवाइस आया, इसलिए अबेकस ऐसा दिखता है, आप लोग याद रखना, इससे थोड़ा सा आपको याद रख। फिर आपका जो डिवाइस आया वो आया पास्कल। पास्कलाइन जो पास्कल ने बनाया था अपने फादर के लिए, जो कि टैक्स कैलकुलेटर थे, उनके लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये छोटे छोटे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसने एक डिवाइस बनाया था जिसको पास्कलाइन बोलते थे। ये इस तरीके का दिखता था। तो ये पास्कल ने बनाया था अपने फादर, जो उसके फादर थे वो टैक्स कैलकुलेटर थे, इनकम टैक्स कैलकुलेटर, टैक्स कलेक्टर या कैलकुलेटर। तो वो क्या करते थे, उनको कैलकुलेशन की हैवी नीड पड़ती थी, तो पास्कल ने ये कंप्यूटर उनके लिए छोटा सा डिजाइन किया था डिवाइस, जिसको पास्कलिन बोलते हैं। उसके बाद में आपका जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज में आगे चलते हैं तो पंच कार्ड का यूज होने लगा। पंच कार्ड एक जैसे पेपर होता है जिसके ऊपर अपन एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर अपन इसे डॉट सा मार्क करते हैं, ठीक है, छेद करते हैं, उस छेद से अपने काउंटिंग की जाती थी। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इस पेपर के ऊपर लेट्स सपोज 9 छेद हैं, ठीक है, 9 मतलब डॉट्स हैं या होल्स हैं, और दूसरे पेपर पे जैसे ये 3 होल्स हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो आप लोगों को 12 होल्स का एक पेपर, जैसे इनको मैप करने की कुछ एल्गोरिथम हुआ करती थी, तो आपको ये काउंट करके बता देता था कि इसमें पर्टिकुलर पेपर्स में कितने होल्स हैं, और उससे अपना पता चलता था कि काउंटिंग कितनी है, 12 सम आया। तो ये पंच कार्ड्स का यूज किया जाता था डेटा को स्टोर करने के लिए, बेसिकली आपका जो कंप्यूटर्स के अंदर, पुराने कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आपका जो डिवाइस आया वो एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट आया, जिसके अंदर आप लोगों का ये जैसे ई फेल्स कंडीशन के लिए ऐसे कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस बनाए गए, जैसे ऐसा छेद होता है तो ये ट्रू कंडीशन मानी जाएगी,
उस केस में कंप्यूटर को इसमें जो रखा है उसको काउंटिंग करना, उसको एग्जीक्यूट करना। इस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना, एक ही इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करना, इसको बोलते हैं एनालिटिक्स। तो ये एनालिटिकल इंजन हुआ करता था, उसका डेवलपमेंट हुआ आपका, इस तरीके का दिखता है ये। अपन इवोल्यूशन को एक ओवरव्यू देख रहे हैं यहाँ पे, आपको थोड़ा आइडिया लग जाए अपन क्या पढ़ने वाले हैं। अपन पढ़ रहे हैं कैलकुलेटर से कंप्यूटर कैसे बना, तो आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ जर्नी। फिर अपन इसकी टाइमलाइन देखेंगे, कौन से ईयर में क्या हुआ, वो थोड़ा सा आपको डिटेल में हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये EDVAC नाम से एक कंप्यूटर आया, जो कि आप लोगों का 1970s के अराउंड आया था। ये कंप्यूटर जैसे IBM ने बनाया था, तो ये ऐसा दिखता था, बहुत बड़ा होता था, रूम के साइज का हुआ करता था। ये दिख रहा होगा आपको इमेज में, पुरानी सी इमेज है। फिर आप लोगों के इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICs का यूज होने लग गया कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर की साइज बहुत छोटी हो गई। फिर ट्रांजिस्टर का यूज होने लग गया, ट्रांजिस्टर का यूज होने से तो ये साइज और भी छोटी हो गई। आप जैसे आज स्मार्टफोन देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, छोटे छोटे। फिर आप लोगों का इंटरनेट आया, इंटरनेट आने के बाद में कंप्यूटर के अंदर और बूम आया, कंप्यूटर के डिवाइसेस का और ज़्यादा यूज होने लग गया। अब आजकल कंप्यूटर डिवाइसेस का ज़्यादा यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि आज जैसे ई-लर्निंग के लिए हर बच्चे को मोबाइल लेना पड़ रहा है, तो और डिवाइसेस परचेज हो रही हैं, और डिवाइसेस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो और डेवलपमेंट होगा इन डिवाइसेस का आगे जाने वाले समय में। फिर आपका ये कंप्यूटर से आप लोगों का जैसे कंप्यूटर आया, पर्सनल कंप्यूटर, फिर उससे लैपटॉप आया, जिनको अपन पोर्टेबल डिवाइसेस बोलते हैं। ऐसी डिवाइसेस जिनको अपन एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप को तो आप उठा के नहीं ले जा सकते ना, अब तो आपका कंप्यूटर इतना छोटा हो गया कि लैपटॉप बन गया, उसको उठा के ले जा सको। फिर आपका मोबाइल फ़ोन आ गया, कंप्यूटर आपका, मोबाइल फ़ोन आपका वो सारा काम कर देता है जो लगभग कंप्यूटर कर पाता है। तो अब देखो कितना कम साइज हो गया है, पहले कितना बड़ा हुआ करता था। यहाँ पे देखो एक रूम की साइज का है कंप्यूटर। यहाँ देखो कंप्यूटर, देखो एक तो मशीन की तरह लगता था, एक मैकेनिकल मशीन होती थी ना, वैसा लगता था। देखो यहाँ पे देखोगे तो मैकेनिकल मशीन सी लग रही है, यहाँ पे आप देखो तो काउंटिंग डिवाइस सी लगती है। तो अब देखो यहाँ पे, फिर अब अपन और मूव होते हैं तो अपने जैसे स्मार्ट वॉच, ये सब में भी कंप्यूटर आने लग गया है। तो छोटी सी स्क्रीन पे ही आपका कंप्यूटर आता है पूरा। तो ये देखो आपका इवोल्यूशन हो रहा है कि कैलकुलेटर था, जैसे छोटा सा कैलकुलेशन के लिए आपका कंप्यूटर यूज किया करते थे, अबेकस को कैलकुलेटर ही बोला जाता है। उसके बाद में आपका जैसे पास्कल लाइन भी कैलकुलेटर की कैटेगरी में आता है, एड सब्ट्रैक्ट करता है। फिर आपका ये कंप्यूटर आना स्टार्ट हुआ, और अब देखो कंप्यूटर वापस से भी बहुत छोटा साइज हो गया है, ठीक है, वो सारे काम कर लेता है ये। तो ये आपका टोटल इवोल्यूशन रहेगा, ठीक है। अब अपन इसको डिटेल में एक एक करके टाइमलाइन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन देखो तो इसको देखो याद कर सकते हो आप। सबसे पहले 500 BC, मैंने ये सारी डिटेल आपको बता दी है। सबसे पहले आपका क्या आया था 500 BC के अंदर, आप लोगों का अबेकस आया था। अबेकस क्या था, एक कंप्यूटर था जो कैलकुलेट करता था आप लोगों के, ये कंप्यूटेशन करता था, सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन, जैसे एडिशन करना, ये सब करने का काम आप लोगों का अबेकस का था। ये कैलकुलेटर था। कंप्यूटिंग इज एट्रीब्यूटेड टू द इन्वेंशन ऑफ अबेकस। अबेकस के साथ में ही आपका कंप्यूटर के डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स अगो। इट वॉज ए मैकेनिकल डिवाइस। मैंने दिखाया था आपको, एक मैकेनिकल डिवाइस की तरह होता है, इसमें ऐसे डॉट 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 से ऐसे बनी रहती हैं, इनका यूज किया जाता है काउंटिंग करने के लिए। एक मैकेनिकल डिवाइस था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था, और ये सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर दिया करता था, इनका काउंटिंग करके रिजल्ट दिखा दिया करता था इन डॉट्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका अबेकस हुआ करता था, ठीक है। 500 BC में आया था। अब टाइमलाइन जरूर याद रखना, इनमें क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। फिर आपका मैंने दिखाया था पास्कल लाइन आया था। पास्कल लाइन क्या था, पास्कल ने बनाया था अपने फादर की हेल्प करने के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब करने के लिए ये पास्कल कंप्यूटर बनाया गया था। 1642 में बनाया गया था ये। और ये इनके फादर थे जो पास्कल के, वो एक टैक्स कलेक्टर थे, तो उनको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी। इस पर्पज़ से पास्कल ने ये कंप्यूटर या कैलकुलेटर बनाया था, ठीक है। मैकेनिकल कैलकुलेटर था ये भी, मैंने दिखाया था आप लोगों को। एक ऐसी डिवाइस की होती थी, इस पर ऐसे गोल गोल से ऐसे बने रहते हैं, तो ये डिवाइस की इमेज मैंने आपको दिखा दी थी। तो ये पास्कल कैलकुलेटर बोलते हैं इसको, या फिर इसका नाम पास्कल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कर सकती है 2 नंबर्स का, और मल्टीप्लाई भी कर सकती है, डिवाइड भी कर सकती है, ठीक है। रिपीटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड एडिशन का क्या मतलब होता है, जैसे 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसका क्या मतलब हुआ, आप क्या समझते हो। रिपीटेड एडिशन का मतलब 2 को 6 बार ऐड कर दो ना, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 +, तो ये क्या हो गया, एक्चुअली मल्टीप्लाई हो गया। 6 और 6 12, तो 2 की मल्टीप्लीकेशन एक क्या होता है, रिपीटिव एडिशन ही तो होता है। तो ये रिपीटिव एडिशन का यूज करते हुए क्या करता था, एडिशन करता था, ठीक है। अब जैसे 6/2 करते हो तो आपका 3 आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे अब इसमें सब्ट्रैक्शन होता है, क्या नाम है, डिवीजन के केस में सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हो,
ये पास्कलिन जो कैलकुलेटर था ये रिपीटेटिव एडिशन और रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन का यूज करते हुए डिवीजन और आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करता था। ठीक है, फिर आपका 1834 के अंदर, अब देखो डायरेक्टली 1642 से 1700 का टाइम ऐसे ही था, मतलब छोटे मोटे डेवलपमेंट हो रहे थे। बड़ा डेवलपमेंट हुआ वो एनालिटिकल इंजन आया, जो मैंने आपको बताया था। चार्ल्स बेबेज का नाम आप सबने सुना होगा। मॉडर्न कंप्यूटर का जो जनक जिसको बोला जाता है वो होता है चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ने ये एनालिटिकल इंजन बनाया जो आप लोगों का इंफॉर्मेशन को इनपुट ले सकता था। ऐसे ऐसी मशीन बनाई जो इनपुट ले सकती थी, प्रोसेस कर सकती थी उसको। तो ये मॉडर्न कंप्यूटर इसीलिए बोला जाता था। आजकल का मॉडल कंप्यूटर भी यही करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद से पहले उसको मेमोरी में स्टोर करता है और फिर उसको क्या करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो यही काम आप लोगों का ये चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था एनालिटिकल इंजन, ये काम किया करता था। इस वजह से इसको बोला जाता है मॉडर्न कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि इसने जो कंप्यूटर मॉडल तैयार किया था उसके अंदर इनपुट लेता था, वो प्रोसेस करता था, मेमोरी में स्टोर करके रखता था और आउटपुट डिस्प्ले करता था। इस कॉन्सेप्ट पे इसका जो इंजन था वो काम करता था। इसी वजह से ये मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। और मॉडर्न कंप्यूटर आज इसी बेसिस पे या इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन आगे चलेंगे तो देखते हैं आपका 1890 के अंदर। अब देखिए 1890 का जो टाइम था उसके अंदर क्या आता है, देखिए उसके अंदर आता है टेबुलेटिंग मशीन। एक ऐसी मशीन किसने बनाई थी, ये हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ नाम से एक साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट। उन्होंने टेबुलेटिंग मशीन डिजाइन की थी। वो क्या करती थी, डेटा स्टोर कर सकती थी, पंच कार्ड का यूज करते हैं। मैंने पंच कार्ड आपको दिखाया था एक इमेज में। पंच कार्ड में क्या होता था, अपन जैसे जो एक मशीन आती है ना पंच करने की, उससे पंच करते हैं ना, वैसे ये होल्स के रूप में एक पेपर पे पंच करता था और उसको उसको ही डिजिटल रूप के अंदर ये स्टोर करने का काम करता था। जैसे 5 को स्टोर करना है तो 5 बार उस पेपर पे पंच कर देगा, तो मतलब ये 5 स्टोर हो गया आपका। ठीक है, तो ये पंच कार्ड्स का यूज करती थी टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसके थ्रू इसका ये पंच कार्ड का यूज हुआ था, तभी से आप लोगों की ये प्रोग्रामिंग का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हुआ था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था इसके साथ में, जैसे आपने पंच कार्ड का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पंच कार्ड के यूज करते हुए अपन डेटा को स्टोर कर पाते थे। इस वजह से आपका प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है इस 1890 के पीरियड से। ठीक है, उसके बाद में 1937 यहाँ से तो आपका कंप्यूटर की जो डेवलपमेंट है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। ट्यूरिंग मशीन आती है। ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हर एक मशीन कोई प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। ठीक है, जैसे कोई भी कंप्यूटर है, वो जैसे एडिशन का प्रोग्राम है तो उसमें ए प्लस बी को एडिशन करने का प्रोग्राम है, तो उसकी भी ट्यूरिंग मशीन हुआ करती थी बिट बाई बिट एडिशन करने के लिए। ठीक है, तो ये एक ऐसी मशीन होती थी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता था जो प्रोग्रामिंग के थ्रू डेवलप किया जाता था किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और ये अपना प्रोग्राम स्टोर करके कहाँ पे रखता था, पंच कार्ड के रूप में ये अपना प्रोग्राम स्टोर करके रखता था। तो जो ट्यूरिंग मशीन होती थी उसके अंदर स्टेट होती थी, ये जैसे 0 इनपुट देने पे ये स्टेट S1 से S2 में चला जाएगा, फिर 1 इनपुट देने पे S3 में चला जाएगा। इस तरीके से ये काम किया करता था, स्टेट मशीन होती थी ये। ठीक है, तो ये ट्यूरिंग मशीन का डेवलपमेंट हुआ 1937 में। ठीक है, उसके बाद में आपका जो 1945 में है ये जॉन वॉन न्यूमैन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेम है साइंटिस्ट का। इसने जो मॉडल दिया वो ऐसा मॉडल दिया जिसमें आपका कंप्यूटर इनपुट लेगा और आपका एक यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट होगा और उसका थ्रू आप लोग मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करोगे और फिर मेमोरी के स्टोर करने के बाद में उसको आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो ये आर्किटेक्चर होता है, इसको बोलते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो वॉन न्यूमैन ने एक कॉन्सेप्ट दिया स्टोर्ड प्रोग्राम का। उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि आप जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया था एक्चुअल में। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, सॉफ्टवेयर को भी कंप्यूटर पे स्टोर करवा के रख रहे हो और फिर वो सॉफ्टवेयर आपके लिए अलग अलग काम करता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आज आपका वर्ड का काम करता है, एक्सेल का काम करता है, पावर पॉइंट का, गूगल क्रोम ब्राउजर आपका इंटरनेट का काम करता है। ठीक है, VLC प्लेयर जैसे वीडियो प्ले करने का काम करता है। तो ये आजकल आज इसी की देन है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की, क्योंकि इसने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को भी मेमोरी में स्टोर करवाने का कॉन्सेप्ट दिया और उसके साथ में ही आपकी जो मशीन है वो डेटा भी तो स्टोर करती थी, इसके साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्राम भी स्टोर करने लग गई मेमोरी में। और इसी के साथ में आपके 2 कंप्यूटर बने जिनका नाम था EDVAC और ENAIAC कंप्यूटर, जो कि मॉडर्न कंप्यूटर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये मतलब 2 मशीन्स तैयार हुई, बेसिक कंप्यूटर मशीन,
इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में। फिर 1947 का जो टाइम आता है उसमें ट्रांजिस्टर की खोज होती है, फिजिशियंस ने ट्रांजिस्टर बनाया। अब इस ट्रांजिस्टर का यदि अपन यूज करते हैं तो आपके कंप्यूटर की साइज है वो बहुत कम हो गई, ठीक है। ये वैक्यूम ट्यूब से पहले यूज हुआ करती थी कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए। वैक्यूम ट्यूब्स में क्या होता था, ये जल्दी गर्म हो जाती थी। वैक्यूम ट्यूब्स का नाम से ही पता, प्रेशर ट्यूब्स होती थी जिनका यूज किया जाता था कंप्यूटर प्रोसेसर बनाने के लिए और मेमोरीज के लिए पंच कार्ड का यूज होता था। तो वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर आप लोगों को रिप्लेसमेंट कर दिया गया ट्रांजिस्टर के थ्रू 1947 में। ये बेल लैब्स के अंदर ही, आपको याद हो तो 1970 के अंदर इसी बेल लैब में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी खोज की गई थी। तो इसी लैब के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज करके हुए कंप्यूटर के साइज को छोटा करने की कोशिश की गई और ये इन्वेंशन इतना अच्छा रहा कि आज भी कंप्यूटर की साइज बहुत छोटी होती चली जा रही है, ठीक है। फिर अपना 1970s का टाइम हुआ, इसमें आईसीज का डेवलपमेंट हुआ। ट्रांजिस्टर का यूज करते हुए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करते हुए आप लोग ये छोटी छोटी चिप्स बनाने लग गए जिनके अंदर ट्रांजिस्टर से बनी होती हैं ये चिप्स। ये चिप्स क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम करती हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चिप्स आप ट्रांजिस्टर का यूज करते हुए बना पा रहे हो और आजकल और भी कंप्यूटर की साइज है वो छोटी होती जा रही है। और आपके मदरबोर्ड पे देखोगे आप तो मदरबोर्ड पे इमेज देखना कितने सारी छोटी छोटी चिप्स लगी हुई रहती हैं। तो ये सारी चिप्स बनी हुई रहती हैं आपकी, इन चिप्स को बोलते हैं अपन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। इनकी साइज बहुत छोटी होती है, ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ आईसी। इसी की वजह से कंप्यूटर की साइज आज बहुत छोटी हो गई है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ओके। तो ये आप लोगों का ओवरऑल इवोल्यूशन है कंप्यूटिंग डिवाइसेस का। अब अपन एक एक करके डिटेल में इनको स्लाइड्स के थ्रू देखते हैं, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं कि जो देखो मेजर जो इवोल्यूशन हुआ आपने देखा 1940s के बाद में हुआ था कंप्यूटर्स का। तो 1940s के बाद में क्या क्या इवोल्यूशन हुआ, ये डायग्राम है, ये डायग्राम आप लोग नोट कर लेना। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट में आप सारी चीज़ें याद रख सकते हो। देखो कंप्यूटर की 5 जनरेशन आई थी, 1940 से स्टार्ट हुई थी, ये 1950s के आसपास थी, ये 1960s के आसपास थी थर्ड जनरेशन, ठीक है। एग्जैक्ट ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है कौन से ईयर में हुई थी, आप रफली याद रख सकते हो 1940s, 1950s, 1960s, ये 1970s का टाइम था, ये आपका 1980s का टाइम था, ठीक है। और अब तक आप लोगों का चल ही रहा है 5th जनरेशन। तो देखो 1940s के अंदर मैंने आपको बताया था ये कंप्यूटर डेवलप हुआ था, EDVAC, ENIAC और यूनिवेक, इन कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी अपन देखेंगे। इनके अंदर ये बहुत एक्सपेंसिव होते थे क्योंकि ये फर्स्ट कंप्यूटर्स बने थे तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ह्यूज एंड एक्सपेंसिव थे और इनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था, ठीक है, आपका प्रोसेसर वगैरह ये सब बनाने के लिए। और फिर आपका सेकेंड जनरेशन आता है, तो सेकेंड जनरेशन 1950s का टाइम था, 1950 या 56 के आसपास का टाइम मान सकते हो ये। इसके अंदर क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज होने लग गया। देखो रिप्लेस कर दिया इसने ट्रांजिस्टर से वैक्यूम ट्यूब को, ठीक है। उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट हुआ अच्छे से। उसके बाद में फिर आप लोगों का चलते हैं अपन थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में फिर आपकी कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी बढ़ गई और एफिशिएंसी भी बढ़ गई क्योंकि इसमें क्या यूज होने लग गया, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आईसी जिसको दिखाया था मैंने, जो ऐसी होती हैं छोटी छोटी चिप्स बनी रहती है ना आईसी, इनको अपन आईसीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आईसीज का यूज होने से कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ गई और एफिशिएंसी भी बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ जनरेशन आती है 1970s के अंदर। इसके अंदर आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट आया और ये बहुत ही हाई कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ कंप्यूटर को देता है और हाई स्पीड और हाई कंप्यूटिंग के साथ में आप आगे बढ़ने लग गए। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, VLSI का यूज होने लग गया कंप्यूटर्स के अंदर। फिर अब अपनी 5th जनरेशन चल रही है, इसके अंदर आपने देखा होगा डेस्कटॉप, पाम टॉप, लैपटॉप, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर जैसी डिवाइसेज बनने लग गई। वेरी लार्ज स्केल और सुपर फास्ट लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करते हुए सुपर कंप्यूटर्स का भी डेवलपमेंट होने लग गया। और यहाँ पे अभी 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज हो रहा है और जो कि आप लोगों के कंप्यूटर्स को ऑटोमेट करने का काम कर रहा है, जिसमें रोबोटिक्स आपने सुना होगा। रोबोटिक्स में क्या होता है, कंप्यूटर रोबोट्स होते हैं जो बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की एक ओवरव्यू है 1940s के बाद में कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। इस चार्ट को आप थोड़ा याद रख सकते हो, इसमें शॉर्ट में दिया हुआ सारी चीज़ें, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, चलो अब अपन देखते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। मैंने बताया था वो होता क्या है एक्चुअल में। वॉन न्यूमन एक साइंटिस्ट थे, जैसा कि मैंने बताया था, इन्होंने एक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया था क्योंकि आज जो मॉडर्न कंप्यूटर है
वो इसी आर्किटेक्चर पे चल रहा है। कल की अपन क्लास में देखा था अपन ने जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें अपन ने देखा था एक इनपुट डिवाइस होती है, एक आउटपुट डिवाइस होती है, बीच में सीपीयू होता है, इधर मेमोरी होती है, ये डायग्राम देखा था, ऐसा ही डायग्राम अपन ने कल देखा था। तो ये जो डायग्राम है ये वॉन न्यूमैन की देन है, ठीक है। वॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डायग्राम बनाया था, ये कंप्यूटर का मॉडल तैयार किया था। इसमें इसने बोला था कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी जिसका काम प्रोसेसिंग करने का होगा, जो कि अरिथमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करेगी। ये अब आपने देखा था कल सीपीयू के अंदर एएलयू होती है और सीयू होती है, तो एएलयू आप लोगों का ये काम करती है जो यहाँ पे बताया गया है, अरिथमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। एक मेमोरी होगी कंप्यूटर के अंदर जो डेटा को स्टोर करेगी। आज का कंप्यूटर में मेमोरी देखी होगी आपने, हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव होती है। एएलयू आपने देखा होगा सीपीयू के साथ अटैच रहता है। प्रोग्राम्स को भी ये स्टोर करेगा। प्रोग्राम स्टोर करने का क्या मतलब होता है, आपका सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर के अंदर ही रहेगा और डेटा भी कंप्यूटर के अंदर रहेगा, दोनों एक साथ काम करेंगे। एक इनपुट डिवाइस होगी या आउटपुट डिवाइस होगी, आपने देख रहे हो यहाँ पे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और एक कम्युनिकेशन चैनल होगा जो इन सभी को कनेक्ट करेगा, जो ये कंट्रोल यूनिट की बात कर रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये कंट्रोल यूनिट होगी जो कब किससे इनपुट लेना है, कब आउटपुट डिवाइस से आउटपुट प्रोड्यूस करना है, कब डेटा को प्रोसेस करना है, कब मेमोरी से उठाना है, कब मेमोरी में डालना है। तो ये आप लोगों की कंट्रोल यूनिट की बात कर रहे हैं वॉन न्यूमैन जी। और ये इनका आर्किटेक्चर है, बहुत ही सिंपल है। इनपुट डिवाइस लगी रहेगी एक इनपुट लेने के लिए, एक आउटपुट डिवाइस होगी आउटपुट के लिए, एक सीपीयू होगा, उसके अंदर एक मेमोरी होगी जिसमें कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम स्टोर होगा, ठीक है। और एक कनेक्शन होगा जो वायर्स के थ्रू जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करेगा। इसी से आप लोगों का क्या बनता है, कंप्यूटर सिस्टम बनता है। जब आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ मिलके कंप्यूटर बना देते हैं, उसको अपन कंप्यूटर सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहला जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेस्ड कंप्यूटर था वो था ENIAC। इसकी फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये फुल फॉर्म कई बार 1 या 2 मार्क्स से पूछ ली जाती है एग्जाम में, आप इसको ध्यान रखना, ये आ जाती है कई बार, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जो कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बेस्ड बनाया गया था, ठीक है। ENIAC और EDVAC भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये दोनों कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर थे जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का यूज करते हुए बनाए गए, ठीक है। चलो डायग्राम जरूर याद रखना ये, क्योंकि कई बार ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। अब अपन देखते हैं जब इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होता है कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर के अंदर क्या बूम आता है, क्या चीज़ होती है। 1970s के टाइमलाइन में मैंने बताया था, 1970s के टाइम पे आप लोगों का कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट जिनको आईसीज बोलते हैं उनका यूज होने लग गया था। आईसीज आपको दिखने में ऐसी दिखती हैं, ऐसे इसके पाँव लगे रहते हैं, बहुत सारे पाँव नहीं होते हैं एक्चुअल में, ये बिट्स को स्टोर करने के लिए रहता है, ठीक है। कहीं आप लोग पाँव समझ लो। ये जो आईसी बनी रहती है ये ट्रांजिस्टर्स की बनी रहती है, ये ट्रांजिस्टर की इमेज देख रहे हो आप, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर्स का बना होता है आईसी, ये आईसी हो गया। अब आईसी को अपन जब सर्किट में लगा देते हैं तो ये पूरा इस सर्किट बन जाता है। जैसे आप लोगों का मदरबोर्ड हो गया, एक सर्किट होता है। आप किसी भी चीज़ को देख लो, घड़ी को देख लो खोल के, आपको ऐसे ही सर्किट देखने को मिलेंगे। आप देख लो किसी मोबाइल को खोल के देखोगे तो ऐसे सर्किट, कंप्यूटर को खोल के देखो तो ऐसे सर्किट, हर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर ये सर्किट लगे रहते हैं, ठीक है। और ये जो आईसी होती है किसकी बनी रहती है, मैंने आप लोगों को बताया था, सेमीकंडक्टर की बनी रहती है, ये कल मैंने आपको बता दिया था। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, ये छोटे छोटे देखो, ये छोटे छोटे क्या है, आईसी हैं। ये आईसी को आप एक कनेक्ट कर देते हो तो इसको लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेट मतलब एक साथ जोड़ देना। इन सारे आईसी को जब एक साथ जोड़ देते हो तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन जाता है, जो कि आप लोगों को एक सीपीयू बनाने के अंदर हेल्प करता है। और ऐसे सीपीयू को अपन बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। इनको ये छोटी छोटी जो चिप्स लगी रहती हैं इन्हीं को माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये कई टाइप के होते हैं, 8085, 8086 ये मॉडल्स होते हैं। तो इन मॉडल्स को ही एक्चुअली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, क्योंकि ये आप लोगों का इंटीग्रेटेड सर्किट से यूज करते हुए बहुत सारे सर्किट को मिला के एक मदरबोर्ड टाइप का एक सर्किट बना दिया जाता है, उसी को अपन बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। इट इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स अलाउड इंटीग्रेशन टू कंप्लीट सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप। इससे क्या होगा, आपका जो सीपीयू है वो एक चिप के ऊपर बन जाता है। ये छोटी सी चिप होती है माइक्रो प्रोसेसर 8085, इसको अपन सीपीयू बोलते हैं। इसके अंदर जैसे 52 या 52 पोर्ट्स होते हैं जिनका यूज करते हुए आप लोग डिफरेंट डिवाइसेज को इनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर होता है इसको। तो एक चिप के ऊपर आप लोगों का पूरा सीपीयू डेवलपमेंट हो जाता है। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की वजह से पॉसिबल हुआ। अब मूरेज लॉ क्या हुआ, ये आप ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय मूरेज लॉ, या 2 मार्क्स का भी आ सकता है। मूरेज जो साइंटिस्ट थे
वो इंटेल के फाउंडर थे। इंटेल जो कंपनी आपने सुनी, उनके मतलब डेवलपर या फाउंडर मान सकते हो। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने अपना प्रोसेसर बनाना स्टार्ट किया, तब उन्होंने देखा कि इंटीग्रेटेड सर्किट से आप लोगों का जो यूज है, उन्होंने एक लॉ दिया, ग्रोथ इन द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट हुआ था 1970s के अंदर, उनके ग्रोथ जो हो रही थी ट्रांजिस्टर के डेवलपमेंट में, उससे आप लोगों की जो चिप बन रही थी माइक्रो प्रोसेसर की, ये जो चिप्स बन रही थी, इनका जो डेवलपमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्केल पे हो रहा था। और उसने ये एक लॉ बनाया था कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस तरीके से डबल होते जा रहे थे। एवरी 2 ईयर्स के अंदर यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन ए कंप्यूटर इज गेटिंग डबल्ड। तो उसने ये थ्योरी दी थी 1970s के अंदर। उसने देखा था कि ट्रांजिस्टर्स का यूज ये देखो डबल होता जा रहा है हर 2 ईयर्स के बाद। तो उन्होंने बोला था कि हर 2 ईयर्स के बाद में जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनका जो यूज है वो आप लोगों का डबल होता चला जाएगा। ये थ्योरी आप लोगों के मूरेज ने दी थी, क्योंकि ट्रांजिस्टर बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत छोटा होता है, और इससे आप लोगों की चिप बनाना बहुत आसान होता है। और उन्होंने थ्योरी दी थी क्योंकि आजकल आपने देखा होगा छोटी डिजिटल वॉच, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ये आप लोगों की टीवी, सभी के अंदर आप लोगों के ये ट्रांजिस्टर्स और माइक्रोचिप्स या आईसीज का यूज हो रहा है। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि एवरी 2 ईयर्स में यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं सर्किट डेवलपमेंट में, वो डबल होता चला जाएगा। तो ये ग्राफ बना के उन्होंने यही बताया था। जैसे 4004 जब इंटेल के, ये देखो प्रोसेसर के नाम है, कोर i7 अभी चल रहा है, कोर 2 ड्यू आया था, प्लेटिनम 4, प्लेटिनम 3, प्लेटिनम 2, प्लेटिनम, ये नाम आपने सुने होंगे। जब आप कंप्यूटर खरीदने जाते हो तो बोलता है ना वो कंप्यूटर वाला, कौन सा प्रोसेस चाहिए भैया, कोर i3 चाहिए, कोर i5 चाहिए, कोर i7 चाहिए, ठीक है, प्लेटियम चाहिए, ठीक है। ये पुराने प्रोसेसर हैं, 486, 386, 286, 8086, ये भी एक प्रोसेसर है। तो ये इंटेल जो प्रोसेसर डेवलप कर रहा है, तो उनके अंदर इसने देखा है कि जो चिप्स हैं उनका यूज डबल होता जा रहा है हर 2 ईयर्स के बाद में। तो ये थ्योरी उन्होंने दी थी। तो ये थ्योरी के बेस्ड पे ही इन्होंने बताया था, मूरेज लॉ इसी को बोलते हैं, कि इन एवरी 2 ईयर्स the use of the transistors in integrated circuits will be doubled and their price will be half। प्राइस के बारे में इन्होंने बोला था कि इनकी प्राइस है वो कम होती रहेगी, आधी आधी रिड्यूस होती रहेगी, और इनका जो यूज है वो डबल होता रहेगा एवरी 2 ईयर्स के अंदर। ये थ्योरी इन्होंने दी थी। इसीलिए आज देख रहे हो आपको स्मार्टफोन 5,000 रुपये के अंदर या 3,000 रुपये में भी आप लोगों को स्मार्टफोन मिलने लग गया। जैसे जियो के फ़ोन आ रहे हैं 2,500 रुपये से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो कितने सस्ते आने लग गए, क्यों आने लगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर का यूज बढ़ता जा रहा है और जो फोन्स हैं या सर्किट्स हैं इनकी प्राइस घटती चली जा रही है। तो ये मूरे ने 1970s में दे दिया था ये लॉ, आपको ये ध्यान रखना है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज और मूरे लॉ बता दिया मैंने। अब आगे चलते हैं, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर का यूज मैंने बताया था 1970-80s के अंदर हुआ था। प्रोसेसिंग ऑफ पावर ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीज, क्योंकि कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर है, आपने देखा होगा आजकल कोर 2 ड्यू, ऑक्टा प्रोसेसर, ठीक है, हेक्सा प्रोसेसर कंप्यूटर्स आने लग गए। एक साथ 5-6 एप्लीकेशन एक साथ चलती हैं कंप्यूटर पे। आजकल तो 10-10, 12-12 एप्लीकेशन, 15-15 एप्लीकेशन भी चलती हैं। तो कंप्यूटिंग पावर बोलते हैं इसको। कंप्यूटर एक टाइम पे कितने प्रोसेसेज एक साथ चला सकता है उसको उसकी प्रोसेसिंग पावर बोलते हैं। तो प्रोसेसिंग पावर है वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और एक छोटी सी चिप होती है जिसको अपन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं, VLSI का यूज करते हो आप। 3 मिलियन से ज़्यादा कंपोनेंट, 3 मिलियन कंपोनेंट जानते हो कितने होते हैं? 3 मिलियन से ज़्यादा कंपोनेंट आप एक स्मॉल चिप के ऊपर लगा सकते हो। एक इतनी सी चिप लो, उसके ऊपर आप 3 मिलियन से ज़्यादा कंपोनेंट्स लगा सकते हो। किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल। इसका यूज करते हुए सर्किट इतने छोटे और ऑप्टिमाइज हो गए हैं कि एक छोटे से सर्किट के ऊपर ही आप 3 मिलियन कंपोनेंट्स से, कैन यू इमेजिन, 3 मिलियन कंपोनेंट्स आप एक सर्किट के ऊपर लगा सकते हो। ये है पावर ट्रांजिस्टर के यूज की। क्योंकि ट्रांजिस्टर ने, ये ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा होगा क्लास 11-10 की फिजिक्स में, ये NPN ट्रांजिशन, NPN जंक्शन, ये सब पढ़ते हैं ना, इन्हीं का यूज करते हुए ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। ये डेटा को स्टोर करने की क्षमता रखता है, प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। इतना छोटा छोटा होता है ये, और इसी से बहुत सारे आप लोगों की कंप्यूटिंग स्पीड और कंप्यूटर की जो साइज है वो रिड्यूस होती चली जा रही है। फर्दर एडवांसमेंट देखें तो आप लोगों को ये बता रहा है कि फर्दर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज मेड इट फीजिबल टू फैब्रिकेट हाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर कंपोनेंट्स अप्रोक्सीमेटली 10 कंपोनेंट्स ऑन ए सिंगल IC कॉल्ड सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ये तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड था जिसमें 3 मिलियन कंपोनेंट एक स्मॉल चिप के ऊपर लगा सकते थे। अभी आप लोगों को ये देखने में मिल रहा है कि 106 कंपोनेंट्स आप एक छोटी सी IC पे लगा सकते हो।
छोटी सी आईसी होती है ना, उसके ऊपर 106 कंपोनेंट्स लगा सकते हो। तो इसको बोलते हैं सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, SLSI, ये VLSI है। इन दोनों की फुल फॉर्म जरूर आप याद रखना। इनका मतलब यही है कि आप एक चिप के ऊपर कितने ज़्यादा कंपोनेंट्स लगा सकते हो जिससे कि आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बढ़ जाए। ये ट्रांजिस्टर्स, तो उसको जितने ज़्यादा कंप्यूटर लगे, जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 3 मिलियन कंपोनेंट्स आप एक स्मॉल चिप पे लगा सकते हो, जबकि इसके अंदर आप 106 कंपोनेंट एक स्मॉल आईसी पे ही लगा सकते हो। इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है ना, इस ऐसी को बोलते हैं आईसी, इस आईसी के ऊपर ही लगा सकते हो आप 106 कंपोनेंट। तो अब देख लो, यदि एक कंप्यूटर में लेट्स सपोज 100 आईसी यूज हो रहे थे, कितने ज़्यादा कंपोनेंट्स आप एक चिप पे लगा पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर के यूज से आपके जो कंप्यूटर की डिवाइसेज हैं उनकी साइज बहुत छोटी हो गई है, प्रोसेसिंग पावर बहुत बढ़ गई है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और SLSI का यूज करते हुए, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं। इमेज आपने देख ली कैसा दिखता है ये ट्रांजिस्टर। अब अपन देखते हैं कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर का इन्वेंशन कैसे हुआ। पर्सनल कंप्यूटर का इन्वेंशन 1981 में आपका पहला पर्सनल कंप्यूटर आया था, जो कि IBM ने डेवलप किया था, ठीक है। ये इमेज आप देख रहे होगा, IBM का ऐसा कंप्यूटर आया था पहला, कितना बड़ा दिखता था, टीवी जैसा दिखता था, ये कीबोर्ड वगैरह लगा रहता था इसमें। फिर एप्पल ने बनाया था अपना मैकिन्टॉश, मैक जिसको बोलते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक कंप्यूटर बोलते हो ना आप, जो बहुत महंगा आता है। 1984 में बनाया था फर्स्ट कंप्यूटर, वो ऐसा दिखता था, इसका यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा था। फिर ये दोनों ही जो थे कमांड लाइन बेस्ड थे, CLI, कमांड लाइन इनपुट दिया जाता था इनके अंदर। कमांड लाइन का मतलब समझते हो, ऐड करना है तो आप ऐड 2,3 लिख के इसमें एंटर मारोगे तब ऐड करेगा 2 और 3 को, ठीक है। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, उसके बाद से आपका कमांड लाइन इंटरफेस की जगह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आने लग गया। जो आज विंडोज में देखते हो ना आप, विंडो खुलते ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऐसा दिखता था पहले जब लॉन्च हुआ था तब। तो इसने क्या किया, छोटे से प्रोग्राम को आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया, जिसमें यूजर माउस का यूज करते हुए क्लिक कर करके, जैसे 1 का बटन दे दिया, 2 का बटन दे दिया, 3 का बटन दे दिया, इन पे क्लिक कर करके प्लस का सिंबल दे दिया, ऐसा कैलकुलेटर जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम ही बना दिया। एक इंटरफेस दिखेगा आपको और उस इंटरफेस का यूज करते हुए आप लोग बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, गाने चलाना। तो ये एक इंटरफेस दे दिया। पहले जो काम होता था वो ब्लैक स्क्रीन आती थी, उस पर कमांड लिखो, कमांड लिख के एंटर मारो और उसके बाद में काम होता है, जैसे चेंज डायरेक्टरी कमांड, डिलीट कमांड, डिलीट करने के लिए, ठीक है, क्रिएट कमांड, क्रिएट करने के लिए फाइल वगैरह। तो ऐसे कमांड्स हुआ करती थी। लेकिन अब आपको फोल्डर बनाना तो आप राइट क्लिक करते हो, न्यू फोल्डर पे जाके नया फोल्डर बना लेते हो। इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ग्राफिक्स का यूज करते हुए आप कंप्यूटर से काम करवा पा रहे हो, तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। आपको कमांड नहीं लिखनी पड़ रही है हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का ये 3 इन्वेंशन हम पर्सनल कंप्यूटर में होता है। IBM का कंप्यूटर है, एप्पल का, और फिर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड कंप्यूटर निकाला, उसके बाद में तो और भी ज़्यादा कंप्यूटर का यूज बढ़ गया, ठीक है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, इसके बाद में आया था इंटरनेट का डेवलपमेंट, ठीक है। इंटरनेट जो सबसे पहला इंटरनेट आया था वो ARPANET जिसको बोलते हैं, ये एक US की डिफेंस बेस्ड मिलिट्री ने डेवलप किया था अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है। 1969 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आप लोगों का इसका नेटवर्क का यूज स्टार्ट हुआ था। तो ये आपको टाइमलाइन याद नहीं रखनी है, इसमें आपको जस्ट याद रखना है सबसे पहला जो इंटरनेट नेटवर्क बना था वो ARPANET बना था, जिससे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया था मिलिट्री पर्पज़ से, ठीक है, ताकि आप लोगों के 2 पर्सन जो मिलिट्री के जो सिपाही होते हैं वो एक दूसरे से बात कर सकें और मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करने में हेल्प करता था ये। तो ये ARPANET बनाया गया। फिर उसके बाद में ईथरनेट आया आपका। ईथरनेट जो आप लोगों का NIC पोर्ट आता है ना कंप्यूटर के पीछे, एक लैन केबल वाला पोर्ट, उसको NIC पोर्ट बोलते हैं, वो आया। उसके बाद में फिर आपका कंप्यूटर इंटरनेट आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद में इंटरनेट आया 1970s 80s के आसपास, ठीक है। उसके बाद में तो फिर जैसे गूगल, फेसबुक, ये सब आते चले जा रहे हैं और आज कंप्यूटर का इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। और इस इंटरनेट की वजह से ही आज कंप्यूटर्स का यूज़ भी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आज जैसे ई लर्निंग का ही एग्जाम्पल देख लो। अब ई लर्निंग करने के लिए आपको मोबाइल या कंप्यूटर तो चाहिए ही ना। अब इसके लिए आप ई लर्निंग करनी है तो मोबाइल कंप्यूटर खरीदना ही पड़ेगा। तो ये एक डिपेंडेंसी हो गई, मतलब इंटरनेट ने कंप्यूटर्स के इन्वॉल्वमेंट को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट एंड हाउ इट इम्पैक्टेड आवर लाइफ। अब ये इंटरनेट हमारे अपनी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, इनडिस्पेंसेबल, जिसमें आप नेट बैंकिंग ले लो, यूट्यूब पे वीडियो देखना ले लो, एंटरटेनमेंट देखना, मूवीज़ देखना ले लो, अमेजन प्राइम वगैरह, ठीक है। और आप लोगों का जैसे पेटीएम वगैरह ले लो पेमेंट करने के लिए, ठीक है। ई लर्निंग के लिए आप देख लो कई सारी ऐप चलती रहती हैं, ठीक है। यूट्यूब भी देख लो ई लर्निंग के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे अपन यूज़ कर रहे हैं। तो अभी इंटरनेट का यूज़ करके ही कर पा रहे हैं अपन। इससे क्या होगा, कंप्यूटर की डिवाइसेज और बढ़ेंगी, और ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ होगा।
तो इससे और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगा, तो ये कहने का मतलब है। ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं। थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, आपको बस सुनना है और थोड़ा सा याद रखना है, आइडिया रखना है। अब पोर्टेबल डिवाइसेज की तरफ अपन मूव होते चले जा रहे हैं। पहले कंप्यूटर आया था, फिर लैपटॉप आया, ठीक है, और अब अपन तो अब लैपटॉप के बाद में टैबलेट पे मूव हो गए हैं, टैबलेट आने लग गया, फिर आप लोगों का स्मार्टफोन आने लग गया। ठीक है, अब तो और भी ज़्यादा छोटी वॉचेज, स्मार्ट वॉच आने लग गए हैं। ठीक है, स्मार्ट वॉच में ही आपका सारा काम हो जाता है, फ़ोन उठाना, फ़ोन को फ़ोन करना, टाइम देखना, गाने प्ले करना, ये सारी चीज़ें घड़ी में ही आने लग गई हैं। तो छोटा होता चला जा रहा है आपका कंप्यूटर। ठीक है, तो मूव टुवर्ड्स पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब इतना आसान हो गया कि उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पोर्टेबल बोलते हैं उसको। तो विथ फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटिंग वॉज पोर्टेबल टू ग्रेट एक्सटेंट। इससे आप लोगों की पोर्टेबिलिटी ग्रेट एक्सटेंट पे चली गई, क्योंकि आप लोगों की डिवाइसेज छोटी हो गई तो आप उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। फिर आपका स्मार्टफोन आने लग गया, टैबलेट्स आने लग गए, अदर पर्सनल डिजिटल असेंट्स, पीडीएज बोलते हैं जिनको, छोटे छोटे, जिनको आईपॉड बोलते हैं। आईपॉड जो आप लोगों को गाना सुनने का काम आता है। म्यूजिक प्लेयर्स होते हैं, छोटे छोटे डिवाइस आते हैं ना यूएसबी, वो कार्ड बेस्ड, वो हो गए। तो ये सारी डिवाइसेज के इन्वॉल्वमेंट से और भी कंप्यूटर पोर्टेबल डिवाइसेज की तरफ मूव होता चला जा रहा है। ठीक है, इससे आप लोगों का क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट देखो, आपका प्रोसेसर छोटा होता चला जा रहा है। मिनिएचुराइजेशन का मतलब प्रोसेस की साइज बहुत छोटी होती चली जाती है। फास्टर मेमोरी, मेमोरी बहुत फास्ट हो रही है। आज देखो आप 6 GB 8 GB के तो रैम के मोबाइल आ रहे हैं, पहले कंप्यूटर नहीं आया करता था इतनी GB रैम का। हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने के लिए कनेक्टिविटी मैकेनिज्म आ गए। इंटरनेट देखो आज 4G 5G चल रहा है, कितना फास्ट इंटरनेट हो गया है कि आप लाइव वीडियो देख पा रहे हो। पहले 2G के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, मोबाइल वीडियो चलाना तो भूल जाओ, ब्राउजिंग भी नहीं होती थी ढंग से। तो ये है हाई स्पीड। तो इन चीज़ों की वजह से आपका कंप्यूटर डिवाइसेज में और बूम आ रहा है। ठीक है, और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से आपकी डिवाइसेज की साइज छोटी हो रही है, मेमोरी फास्ट होती चली जा रही है, स्पीड बढ़ती चली जा रही है, कनेक्टिविटी अच्छी खासी बढ़ती चली जा रही है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो ये सारा पोर्टेबल डिवाइसेज की तरफ अपन मूवमेंट चल रहे हैं। तो ये सारा इवोल्यूशन है कंप्यूटर का, किस तरीके से अपन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे टैबलेट है, यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल है, देखो कितना छोटा होता चला जा रहा है एवरी टाइम। तो ये आपका इवोल्यूशन है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब लास्ट जो थिंग है आज की डेट में ये चल रही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको बोलते हैं IoT, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है। आप लोगों के क्लास 10 में सब्जेक्ट भी ऐड हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी चीज़ को देखते हुए ऐड हुआ है, क्योंकि ये रोबोटिक्स आप लोगों की बहुत ज़्यादा चल रही है। आने वाले टाइम में ह्यूमन बीइंग कम काम करते हुए नजर आएंगे, आपके रोबोट्स ही काम करेंगे। ड्राइवरलेस कार देख लो गूगल की, तो वो भी रोबोटिक्स का एक एग्जांपल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है। ठीक है, तो ऐसे ऑटोमेशन होता चला जा रहा है बहुत सारा, आपने देखे होंगे डे टू डे लाइफ में। तो ये जो ऑटोमेशन है, ये जैसे स्मार्ट वॉच बनना, ऑटोमेटिक जो लेंस होते हैं, जैसे लेंस से आप लोगों की आंखों की इशारे को समझता रहा लेंस, हेड बैंड्स हो गए, आपके हेड पे जो बैंड लगाते हैं ना दौड़ते टाइम, वो हेड बैंड से आपकी हार्ट बीट को रिकॉर्ड करना, आगे सेंसर लगे रहते हैं, आगे कोई ऑब्स्टेकल है तो उसको चेक करना, तो हेड बैंड्स आने लगे। हेडफोन्स भी डिजिटल आने लगे, ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं हेडफोन आजकल। ठीक है, तो इस तरीके के हेडफोन आने लग गए। तो ये सारे आप लोगों के छोटे छोटे वियरेबल गैजेट्स बनने लगे हैं जिनमें कंप्यूटर आने लग गया है। और अब आप आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ज़माना आ गया है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है, आपका जो रूम की जो लाइट है वो भी मोबाइल से स्विच ऑन ऑफ होगा, आपका फ्रिज भी मोबाइल से स्विच ऑन ऑफ होगा, आपकी टीवी मोबाइल से स्विच ऑन ऑफ होगी। ठीक है, आपका जो घर का कैमरा है, CCTV कैमरा, ये मोबाइल से कंट्रोल कर पाओगे, आप कंप्यूटर से कंट्रोल कर पाओगे। हेडफोन आप कंट्रोल कर पाओगे, जैसे अमेजन एलेक्सा का नाम सुना होगा आपने, अमेजन एलेक्सा या गूगल वॉइस। तो इसमें क्या होता है, आप अमेजन एलेक्सा को बोलते हो ना प्ले सॉन्ग्स, तो वो गाने चला देता है। टर्न ऑफ लाइट तो वो लाइट ऑफ कर देता है, टर्न ऑन फ्रीज तो फ्रीज ऑफ ऑन कर देता है। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जांपल है। आपकी छोटी छोटी जो घर में जो डिवाइसेज हैं वो भी आजकल कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट हो पा रही हैं, और कंप्यूटर के थ्रू उनको भी आप इंटरनेट का यूज करते हुए कंट्रोल, आप मतलब ऑफिस में बैठे हो और घर पे फ्रिज को ऑन ऑफ कर पा रहे हो, लाइट को ऑन ऑफ कर पा रहे हो, टीवी को ऑन ऑफ कर पा रहे हो, कोई प्रिंट दे पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। CCTV कैमरा से अपने घर का CCTV कैमरा को आप ऑफिस में बैठे बैठे देख पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से। आपका सारा का सारा अप्लायंसेज हैं, कंप्यूटर अप्लायंसेज हैं, होम अप्लायंसेज हैं, वो सारी मोबाइल से कनेक्ट होती चली जा रही हैं। इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप लोग कंप्यूटर का यूज करते हुए ह्यूमन का इंटरवेंशन बहुत कम करते चले जा रहे हो। मतलब कंप्यूटर को आप ह्यूमन बीइंग की तरह सोचने की क्षमता दे रहे हो, ह्यूमन बीइंग्स की तरह वो सोच पाए। ठीक है, फीलिंग उसको दे पा रहे हो,
तो ये इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो ह्यूमन बीइंग की तरह पुराने डेटा को, एक्सपीरियंस को रीड करते हुए काम करता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। और ये आप लोगों ने मैंने बता दिया, स्मार्ट वॉच है, ये आप लोगों का हेडफोन है स्मार्ट, ठीक है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का डायग्राम आप याद रख सकते हो। बस आज के लेक्चर में इतना ही। अब अपन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, प्लस आप लोगों के दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि आप फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो तो इस पेज पे आप जाके सर्च कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। ट्विटर पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो मोबाइल पे कनेक्ट रहने के लिए। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप लोग अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। और इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिए। इस पर मैं सारे वीडियो जो बनाता हूँ उनकी अपडेट एक जगह आप लोगों को एक टेबल में मिल जाएगी, ताकि आपको इधर उधर देखना नहीं पड़े कौन सा लेक्चर कब कब कहाँ पे है। यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हो। और थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।